जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां वो रोशनाबाद में चल रही युवा कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि देश लंबे समय से इस कानून का कर रहा था जिससे भूमाफियाओं द्वारा वक्फ की जमीनों पर किए गए कब्जे खत्म हो सके। अब वो जमीनें कब्जेदारों से मुक्त कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा वक्फ की जमीन ऐसे लोगों के कब्जे में है जिसकी जांच की जाएगी और वो जमीनें वापस लाई जाएंगी। उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने जा रही है। देखिए, ये लंबे समय से देश को इसकी इच्छा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देवस्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेली है। दरअसल हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में सीएम धामी ने कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेली। इस दौरान सीएम धामी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वंदना कटारिया स्टेडियम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरों में भी आप देखिए सीएम धामी खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कबड्डी के खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया है। रुड़की में रग्बी खिलाड़ियों ने उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एसोसिएशन पर खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसे लेकर खिलाड़ियों ने रग्बी एसोसिएशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वही रग्बी के खिलाड़ी लगातार खिलाड़ियों से नेशनल गेम्स खिलाने के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारी हजारों रुपए ले रहे हैं, जबकि रग्बी इंडिया हर नेशनल टूर्नामेंट के रुपए देती है। खिलाड़ियों ने मांग की है कि उन्हें ऐसी रग्बी एसोसिएशन नहीं चाहिए जो खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ करती हो। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन के पदाधिकारी चेंज किए जाए, नहीं तो खिलाड़ी एसोसिएशन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि ये एसोसिएशन के पदाधिकारी लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और नेशनल खिलाने के नाम पर पैसा ठगी करते हैं। ये हर साल जो टीम चयन करके लेकर जाते हैं तो उनसे बच्चों से पैसे कलेक्ट करते हैं कि 3,000 रुपये दे दो या 3,500 रुपये दे दो लोकेशन के अकॉर्डिंग। और हर साल नेशनल फेडरेशन भी इनको पैसा देती है बच्चों को ले जाने के लिए, खाने पीने के लिए और टीए के लिए, किट वगैरह के लिए, जो भी होता है प्लेयर को जो भी चाहिए उन सब का अनाउंस देती है रग्बी इंडिया। और ये उस पैसे का कोई हिसाब नहीं देते किसी को और बच्चों से भी उल्टा पैसे लेते हैं। तो हमें ये बात जब पता चली, क्योंकि हमारे रग्बी इंडिया के जो अध्यक्ष है राहुल बोस जी, वो भी हर साल ये कहते हैं जब हम नेशनल खेलने के लिए जाते हैं कि हम स्टेट एसोसिएशन को 4 लाख रुपये देते हैं। बात का रहने वाला हूँ, तो मैं रग्बी खेलता हूँ। मैं गुलाबबाग वहाँ पे गया था खेलने के लिए, तो मैंने ईमेल करी थी, तो इन्होंने मेरे से 2,000 रुपये लिए थे। इन्होंने बोला था कि ट्रैक सूट जूते किट मिलेगी, तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो इन्होंने घर पे फ़ोन किया था, घर पे इन्होंने धमकी दी, तो इन्होंने मेरे से बात करी थी। तो इन्होंने ये मेरे को बोल रहे थे कि तेरे को जेल लेके जाऊँगा और क्या नाम उसमें क्या नाम कोर्ट में लेके जाऊँगा, तेरे को 4 साल की जेल कराऊँगा, ये बोल रहे थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए। सर, मैं भादराबाद रग्बी टीम का हेड कोच हूँ, जो मैं भादराबाद में रग्बी चला रहा हूँ। तो हमारे बच्चे ने एक मेल की थी, उन्होंने इनसे जवाब मांगा उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन से कि 2,000 रुपये हमसे क्यों लिए जा रहे हैं। तो एसोसिएशन के पदाधिकारी का कॉल आता है, उसको धमकी दी जाती है। बोला जाता है कि तुझे मैं थाने में लेके जाऊंगा, 4 साल में पचवाऊंगा और तेरे क्लब को बैन करूंगा और तुझे बैन करूंगा 4 साल के लिए। मतलब अगर कोई भी बच्चा सामने अगर
आयुष सैनी कॉल करके बच्चे को, छोटे से बच्चे को, 14 साल के बच्चे को बोला जाता है कि तुझे जेल में लेके जाऊंगा। तो उसके घर वाले मेरे घर आके बोलते हैं कि हम केस करेंगे, तो ये तो भी हुआ नहीं। बाकी जो छोटा बच्चा है वो बहुत डरा हुआ है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार जिले में हिंदू आस्था से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया। आपको बता दें कि हरिद्वार में गैर हिंदू होटल पर देवी देवताओं के झंडे लगे दिखे। वहीं रुड़की के कोर कॉलेज से लेकर नारसन बॉर्डर तक एक नहीं बल्कि कई गैर हिंदू होटल्स पर देवी देवताओं के झंडे देखे गए हैं। इससे चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु गुमराह हो सकते हैं। ये वही मामला है जो सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान भी गरमाया था और अब एक बार फिर से चर्चाओं में है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदू आस्था से खिलवाड़ बताते हुए कड़ा विरोध जताया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेगा। आज जो है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और चारधाम यात्रा के समय उत्तराखंड बॉर्डर से जब अंदर घुसते हैं और ऊपर पहाड़ में भी जगह जगह जो दुकानें खुली हुई है वो जिहादियों की खुली हुई हैं, लेकिन उनपे अपनी पहचान छुपाकर महादेव के नाम से, गणेश के नाम से, दुर्गा के नाम से, हमारे देवी देवताओं के नाम से वो दुकानें खोली गई हैं। अपनी पहचान छुपाकर वो दुकानें खोली गई है और थूक जिहाद, मूत जिहाद का काम जो ये जिहादी कर रहे हैं, इस पर भी सरकार और शासन प्रशासन को सख्त रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनकी पहचान उजागर करनी पड़ेगी। हिंदू समाज को पता होना चाहिए कि जिस दुकान पर हम भोजन कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, वो दुकान किसकी है, उस पर कोई पहचान छुपाकर काम ना किया जाए। जय श्री राम। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पार्किंग की समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस चारधाम यात्रा में इस बार पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आने वाले श्रद्धालु जो बीच पड़ाव में थोड़ी देर रुकना चाहते हैं वो अपनी गाड़ी पार्किंग जोन में पार्क कर सके। इससे जाम की स्थिति नहीं बनेगी। पार्किंग के लिए और ऑलरेडी जो होल्डिंग एरियाज जो हैं उसको हमने उसको ठीक किया है। प्लस जो आपको जो श्रीधामों के पास में जैसे कि सोनप्रयाग है वहाँ पर एडुकेट जो पार्किंग फैसिलिटीज़ है उसको ठीक किया गया है। साथ साथ जो आप अगर यहाँ से अगर आप जाएंगे, अगर आप मुनि की रेती से अगर आप जाएंगे तपोवन, तो अगर जहाँ पे हमें होल्डिंग एरियाज करने हैं तो उसमें जो छोटे छोटे जो पैचेस हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं जैसे ब्यासी, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे जो है वो पार्किंग को हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। साथ यही आप ये देखिए कि यमुनोत्री मार्ग में भी इसी तरीके की सिचुएशंस हैं। तो सारा इसमें हमारी पूरी तैयारी भी हो गई है और उसको कंप्लीटली आप ये समझिए कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्निंग जो विभाग है और पुलिस डिपार्टमेंट PWD, इसमें साथ समन्वय करके हम सारे इसको फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सिद्धपीठ मंदिरों, आश्रमों और घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर की पैड़ी से लेकर नगर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, कन्या पूजन और भंडारों का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु देवी के 9 रूपों के साथ छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। साथ ही उन्हें भोज और उपहार देकर विदा किया जा रहा है। शहर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हर की पैड़ी मंदिर परिसरों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो। ऋषिकेश विधायक और पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ संजय झील का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान झील की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रही खास के लिए DFO को निर्देश भी दिए गए। वहीं संजय झील में रात की रोशनी की व्यवस्था के लिए 20 सोलर लाइट्स देने की घोषणा की गई है। देखिए, संजय झील जो हमारे ऋषिकेश के लिए एक बहुत ही अच्छा एक केंद्र है, जिसे पर्यटन केंद्र के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। और संजय झील वर्षों से यहाँ जब वीरान पड़ी थी तो पिछली बार मेरे द्वारा 80 लाख रुपए यहाँ मेरे अनुरोध पे सरकार के द्वारा दिया गया था, जिससे यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हुई थी। चारों तरफ रास्ते बने थे,
पुलिया बनी थी और अनेकों काम उस दौरान हुए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं आज यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि झील के अंदर घास बड़ा बड़ा हो गया, जिसके कारण झील का जो पानी है वो कहीं दिख नहीं रहा। और इसके साथ साथ चारों तरफ यदि हम घूमते हैं तो अभी 9 लाख रुपए और यहाँ दिया गया है, जिसमें यहाँ टूटी हुई जो टाइल्स हैं उनको बनाने का काम हो रहा है। कुछ अन्य जो काम हैं वो इसमें हो रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की अनियमितताओं पर शिकंजा कसते हुए टोल फ्री नंबर 1800-180-4275 जारी किया। अब अभिभावक स्कूलों द्वारा मनमानी शुल्क वसूली, महंगी किताबें और वर्दी थोपने जैसे शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। ये सेवा सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:30 तक रहेगी। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शारीरिक भार के अनुसार तय किया गया है और उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। शिक्षा मंत्री जी द्वारा कल एक ट्वीट नंबर जारी किया हुआ है 1800-180-4275। ये टोल फ्री नंबर निजी विद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए जारी किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति या अभिभावक किसी विद्यालय के विरुद्ध एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें न लागू किए जाने, अनावश्यक तय मानकों से अधिक फीस वृद्धि किए जाने या स्कूल परिसर पर ही ड्रेस का वितरण किए जाने, किताबों का और कापियों का वितरण या बिक्री अपने विद्यालय परिसर से किए जाने या इस तरह की शिकायतें यदि प्राप्त होती हैं तो ये टोल फ्री में कर सकता है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर लालकुआ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि सेंचुरी पेपर मिल लंबे समय से बिंदुखत्ता के रिहायशी क्षेत्र घोड़ानाला के रासायनिक अपशिष्ट का अवैध रूप से प्रवाह किया जा रहा है। इसके विरोध में जन आंदोलन, आमरण अनशन और नाला रोको जीवन बचाओ जैसे अभियानों के माध्यम से विरोध जताया जा चुका है। तो हमारा कहना है कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल बेचे, कोई खरीदे, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के द्वारा स्थानीय जनता के साथ लिखित में सन 2005 में समझौता किया गया है। उस समझौते को क्रियारूप किए बिना हम नहीं चाहते हैं कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल को न कोई खरीदे न कोई इसको किसी को बेचने का अधिकार है, क्योंकि इसमें जो है द्विपक्षीय वार्ता जो है सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के बीच हमारी स्थानीय जनता की उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में 2005 में और 2006 में जो वार्ता हुई है, उन वार्ताओं के अनुरूप पेपर मिल मैनेजमेंट के द्वारा अभी तक जो है कोई कार्य नहीं किया गया है। रोजगार संगठन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है जिसमें इनका कहना है कि जो इनके और सेंचुरी के मध्य पूर्व में एक समझौता हुआ था, उसको लेके इनकी आशंका है कि क्योंकि अब सेंचुरी के सेल होने की प्रक्रिया गतिमान होना जो है वो संज्ञान में आया है, उसको लेके इनकी आशंका है कि जो इनके साथ समझौते हुए थे वो आगे फॉलो हो पाएंगे या नहीं। तो इसी संबंध में ज्ञापन है जिसमें नाले को कवर करने के विषय में और इसके अतिरिक्त जो गंदा पानी बस्तियों में ना जाए इसके संबंध में एक ज्ञापन है। तो इसमें हम एक बार जांच करा के आगे की कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रुड़की में पीर बाबा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए फुट ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका शिलान्यास 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। वहीं अब जल्द ही रुड़की वासियों को पुल की सौगात मिलने जा रही है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अधिकारियों को जल्द बचा हुआ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि पिछले 60 सालों से पुल की मांग जनता द्वारा की जा रही है और पिछले 10 सालों से पुल का निर्माण कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ था और अब जाकर ये काम पूरा हो गया और जल्द ही जनता के लिए पुल सुचारू कर दिया जाएगा। देखिए, आज हम आप जहाँ पर हम खड़े हैं ये पुल रुड़की के लिए प्रतिष्ठित था और पिछले 60-70 सालों से इसकी मांग चल रही थी। तो ये एक विकास का एक उदाहरण है जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, दागड़ धामी जी, उन्होंने ये पुल सैंक्शन किया जो पिछले 10 सालों से पेंडिंग था और ये आज बनकर लगभग तैयार हो गया। और उसकी अप्रोच रोड के लिए हम लोग आज आए थे। आज हमने कॉलोनी वालों से बात भी करी और रेलवे से भी बात करी है। तो अप्रोच रोड इसकी बन जाएगी तो तुरंत इसको चालू कर दिया।
क्षेत्र में गंगा के तटों पर टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से ठगी के 6 कीमती मोबाइल और नकदी भी पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो लक्ष्मण झूला, मुनिकी रेती, रायवाला सहित ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में भी टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे। लक्ष्मण झूला व ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत टप्पेबाजी की घटनाएं करने वाले 2 मुख्य अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत आश्रमों और होटल्स और आने वाले टूरिस्ट के द्वारा ये शिकायतें दर्ज करवाई जा रही थी कि कुछ अभियुक्त हैं जो कि यहाँ पर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के उपरांत ये पाया गया कि 2 व्यक्ति हैं जो कि बार बार ये पिक पॉकेटिंग की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, कई लोगों के मोबाइल्स की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन दोनों व्यक्तियों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ 6 महंगे फ़ोन भी बरामद किए गए हैं और कुछ कीमती सामान भी इनसे बरामद किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी के उपरांत आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। हरिद्वार के बिरान कलियर में एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कलियर में 2015 से 2025 तक की अवैध शराब नष्ट कर दी गई। न्यायालय द्वारा गठित कमेटी की निगरानी में 2015 से 2025 तक की पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी और देशी शराब को नष्ट किया गया है। एसएसपी रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अवैध शराब को नष्ट किया गया है हरिद्वार का ये पूरा मामला, जहां पर एसपी के निर्देश पर यह बड़ी और त्वरित कार्रवाई की गई है। और अब खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां नकाबपोश युवकों ने कारोबारी के घर पर फायरिंग की। फायरिंग का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी है। पथराव और फायरिंग मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि यह घटना सिविल लाइन कोतवाली इलाके के आदर्श नगर की है। देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से 4 दुकानों को सील करने के बाद दून घाटी बुक सेलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन पर हुई बेबुनियाद कार्रवाई का विरोध किया। बुक सेलर्स संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि उन पर ISBN नंबर, GST चोरी, ओवर रेटिंग जैसे कई झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और अगर प्रशासन की ओर से जल्द उनकी दुकानें नहीं खोली गई तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बुक सेलर्स का आरोप है कि फीस बढ़ोतरी के बाद स्कूलों पर कार्रवाई करने की बजाय उनकी दुकानें सील की जा रही है। अचानक हुई इस कार्रवाई से सभी बुक सेलर्स हैरान है और उन पर भी कार्रवाई का विरोध वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, हमें कुछ समझ नहीं आया हमारे साथ हुआ क्या है। ये सब हुआ है शुरू 29 मार्च को और ऐसे था शाम को 6 बजे ऑल ऑफ अ सडन 2 गाड़ी भर के लोग आए हैं हमारे यहाँ, जिसमें 14-15 थे, जिसमें पुलिस वाले भी थे। और ऐसा हुआ कि मेरा भाई अकेला था शॉप पे और उसका मुझे कॉल आया कि विशाली तू जल्दी से शॉप पे आ जा, ऐसे ऐसे लोग आ रखे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन के दौरान उन लोगों ने ये बोला कि आप अपना स्टॉक दिखाइए। तो मेरे भाई ने कहा कौन सा स्टॉक? कह रहा स्कूलों का स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे देहरादून को ये पता है कि यूनिवर्सल बुक हाउस के पास कोई काम नहीं है, कोई स्कूल नहीं है और सबको ये नॉलेज है इस चीज़ की। और रही बात स्टॉक की, जो भी था हमारा वो वहीं पे हमने सामने रैक पे रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये है, तो मेरे भाई ने कहा हाँ जी जो है ये आपके सामने। तो उन्होंने ये देखा, उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि NCERT CBSE की बुक्स कहाँ हैं। हमने कहा हम नहीं डील करते और ये हमारे बोर्ड में भी लिखा है कि वी ओनली डील ICSE एंड ISC बुक्स। 4 दुकानों पे कार्रवाई हुई है। ISBN नंबर को लेके शिक्षा विभाग की टीम ने करी है, जिसपे ISBN नंबर किताबों पर कुछ पे नहीं पाया गया, लेकिन वो ISBN नंबर फॉलो नहीं करते किताब पे ज़रूरी है या नहीं है। इसके लिए प्रशासन को इसका लेटर हम लोग दे चुके हैं। जो राजा राम फाउंडेशन है वो इसको पारित करती है ISBN नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसा केस एक छत्तीसगढ़ में भी आया है, जबलपुर में भी आया है। वहाँ पे जस्टिस ने कहा है कि इस पर कोई रोक नहीं है, आप लें या ना लें, इसकी कॉपी हम प्रशासन को दे चुके हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि किताब पे ISBN नंबर होना या ना होना इसका पारित नहीं करता है कि किताब ये डुप्लीकेट है असली है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी यहाँ पे प्रेस क्लब में हुई है उसका हर कॉपी हमने ISBN नंबर का जस्टिस हमने हर बंदे को यहाँ पे दिया गया है।
इससे आप चेक कर सकते हैं ये किताब कोई डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे हर पब्लिशर का जिनकी किताबें पकड़ी गई हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 17 जगहों के नाम बदलने के आदेश जारी किए और इसके बाद सियासी बवाल मच गया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने इस आदेश का स्वागत किया तो वहीं विपक्ष ने कहा कि सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले कर रही है। वहीं अब देहरादून के मियांवाला का नाम रामजीवाला करने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि मियांवाला शब्द मियां से निकला है जो एक राजपूत उपाधिक है और इसका मुस्लिम समुदाय से कोई ताल्लुकात नहीं। अब स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार नाम परिवर्तन का फैसला वापस नहीं लेती तो वे सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। जो पुराने जो ठाकुर होते हैं ये राजपूत जाति है और हम जो हमारे पूर्वज थे उन्हें जो है मियाँ की उपाधि दी गई थी। बोला वो संगठन के नहीं है, वो हमारे ताऊ चाचा है, हमारे बड़े बुजुर्ग है। संगठन नहीं है, वो पुराने मियाँ वाला के लोग हैं। ये चंद लोग इधर उधर बस गए हैं, ये सब इन्हीं की वो है। और ऐसा तो हम होने नहीं देंगे कि ऐसा हो जाए कि हमारे मियाँ वाले को राम जी वाला नाम दिया जाए। लोग फोन कर रहे हैं कि राम जी वाला, हमने राम जी वाला रॉन्ग नंबर है कि नहीं तो बदल गया, हमें तब पता चला। सर अगर यही नाम यथावत रहता है, हाँ जी, मियाँ वाला को चेंज नहीं किया जाता और राम जी वाला ही किया जाता है तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हमेशा विरोध करता रहेंगे। जहाँ तक जाएंगे जा सकते हैं। चाहे में प्रधानमंत्री से मिलना पड़े हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन नाम चेंज नहीं होने देंगे। इसके लिए शायद भी कुछ नहीं करना पड़े, हम कुर्बानी देने को तैयार है, पूरा गाँव तैयार है। जो है अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है हमने, उसके बाद आपके यहाँ हमारी प्रेस हो रही है कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हम जो है विधायक को भी हमने दिया है और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यदि इसमें हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ हमको इसका जवाब नहीं मिलता है तो हम इसको आगे भी जाएंगे, सड़कों पे आंदोलन होगा। इसके बाद देखो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नाम वापस ले और मियाँ का नाम मियाँ रखा जाए। ये नहीं कि आज मियाँ का नाम राम जी नगर कर दिया, राम जी वाला कर दिया, कल कुछ और भी कर देंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये परिपाटी सही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात है कि राजपूतों का इसमें शोषण किया इन्होंने, हिंदुओं का शोषण किया इसमें। और कल तो ये कुछ और भी कर दें। ये बोलते हैं कि मुसलमान तो ही नहीं वहाँ सिर्फ 2 ही परिवार मुसलमान के हैं, तीसरा कोई है नहीं और सारे हिंदू वहाँ पर। उसके बाद कह रहे मियाँ तो जो है रांगड़ जाति से हुआ, जो हिंदुओं में रांगड़ जाति है और उनको ही जो है मियाँ बोला जाता है। उस मियाँ के नाम से मियाँ वाला पड़ा इसका नाम। 1776 में सुनो 1676 में जब गुरु रामनाथ का डेरा यहाँ आया था तो झंडे महाराज पे रुके थे, वो 21 दिन रुके थे शायद, ऐसा कुछ है। और उस समय भी मियाँ वाले का नाम था। उसमें मियाँ वाले के साथ में करीब 17-18 गाँव थे जिनका नाम उसमें आया था। एक मियाँ वाला था, एक डांडा लखन था, राजपुर था, ढाकपट्टी था, पटेल नगर था। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।